हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चे सोच के देखिए कि आपको एक कार्य मिला है और वो कार्य क्या है कि आपको अपनी पृथ्वी बनानी है। अब जब ये कार्य किसी को दिया गया होगा तो उसने पृथ्वी का निर्माण कैसे किया गया होगा, आज हम यही पढ़ने वाले हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। चैप्टर नंबर 4, पृथ्वी की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को और अपने इक्विपमेंट्स रेडी रख लीजिए क्योंकि आप भी तो पृथ्वी को बनाने ही जा रहे हैं बच्चों। चलिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 4 और आपके अध्याय नंबर 4 का नाम है हमारी पृथ्वी की बनावट, द स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ। इस अध्याय में बच्चों हम लोग हमारा जो ग्रह है पृथ्वी उसके बनावट के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारी पृथ्वी का आकार गोलाकार है। यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की गेंद की तरह दिखाई देती है। जो ऊपर से थोड़ी चपटी वो नीचे से संतरे की तरह गोल है। तो बच्चों देखिए हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार है। ठीक है, तो जब भी हम लोग अंतरिक्ष से देखते हैं यानी जो भी अंतरिक्ष में जाते हैं, जब वो लोग हमारी पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीले रंग की गेंद की तरह पूरा का पूरा दिखाई देता है। ठीक है, जो कि ऊपर से हल्का सा चपटा है और नीचे से संतरे की तरह है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल का क्षेत्रफल 51,72,500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के धरातल का क्षेत्रफल है। इसकी परिधि 40,075 वर्ग किलोमीटर है और इसकी परिधि के बारे में बात करोगे तो इतना वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी प्रत्येक स्थान पर समान नहीं है। और एक और चीज, हमारी पृथ्वी हर जगह अलग अलग है, एक जैसा इसका समान रूप नहीं है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के धरातल पर कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार, कहीं मैदान है तो कहीं झील, कहीं नदी है तो कहीं दलदल। तो बच्चों ये क्यों कहा गया कि पृथ्वी प्रत्येक स्थान पर समान नहीं है? क्योंकि पृथ्वी के कुछ हिस्सों पे पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है। ठीक है, तो कहीं आपकी नदियां हैं तो कहीं झीलें हैं, तो कहीं पे आपके पठार हैं तो कहीं पे आपका मैदान का हिस्सा है। ठीक है, प्रारंभ में पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला थी जो धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया, इसलिए इसके धरातल पर सिकुड़न पड़ गई और पहाड़ तथा गड्ढे बन गए। तो बच्चों जब पृथ्वी बनी थी ना तो उस क्षण ये इतनी ज्यादा गर्म थी कि यहाँ पे कुछ भी संभव नहीं था। धीरे धीरे जब पृथ्वी जो है आपकी ठंडी होनी शुरू हुई तब जाके यहाँ पे सिकुड़न आनी शुरू हो गई और उसी सिकुड़न का ये नतीजा है कि यहाँ पे पहाड़ और गड्ढे हमारी पृथ्वी पे बन गए। पानी भरने के बाद गड्ढे समुद्र बन गए। नदियों के पानी ने इन समुद्रों को खारा बना दिया। तो बच्चों अब ये गड्ढे बने थे तो गड्ढों में क्या हो गया, पानी भर गया। ठीक है, तो जब इन गड्ढों में पानी भर गया तो वो गड्ढे आपके समुद्र बन गए। ठीक है, और नदियों के पानी ने इन समुद्रों को खारा बना दिया हमारा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये हमारे पृथ्वी का चित्र है। ये है हमारा वायुमंडल, ये है हमारा थल स्थल और ये है हमारा जल। ठीक है, चलिए अब ये देखिए और हमारी पृथ्वी की क्या क्या विशेषताएं हैं। जो भौगोलिक विशेषताएं पृथ्वी में है ये किसी और ग्रह में नहीं है। तो बच्चों देखिए जो भौगोलिक विशेषताएं ना हमारे ग्रह पृथ्वी में है ये सौर मंडल के अन्य ग्रहों में नहीं है। पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, यहाँ जल भूमि वायु है जो अन्य किसी भी ग्रह पर नहीं है। तो वो कौन सी विशेषता है? तो बच्चों सबसे पहली विशेषता ये है कि पृथ्वी पर जीवन है और जीवन के लिए जितनी भी मूलभूत आवश्यकता है, जैसे कि यहाँ पे भूमि है, जल है और वायु है, तो ये मूलभूत आवश्यकताएं आपके किसी भी अन्य ग्रहों पे उपलब्ध नहीं है। यही विशेषता इसे अन्य ग्रहों से भिन्न करती है। तो बच्चों यही जो पृथ्वी की हमारी विशेषता है ना, यही पृथ्वी को सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाती है। ठीक है, पृथ्वी को अनोखा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इस पर जीवन है। पृथ्वी का एक और नाम है अनोखा ग्रह क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, सजीवों के लिए 3 अनिवार्य तत्व भूमि, जल तथा वायु पृथ्वी पर मौजूद है। बच्चों जितने भी सजीव वस्तु हैं हमारे पृथ्वी पर, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सबके लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं। वो है भूमि, जल और वायु, और ये तीनों आपके पृथ्वी पर ही है। ठीक है, इनके कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम परिमंडल की बात करते हैं। अगर हम अपने पृथ्वी की तो देख लीजिए आप, बनावट की दृष्टि से पृथ्वी को निम्नलिखित 5 परिमंडलों में बांटते हैं। तो बच्चों अगर आप पृथ्वी के बनावट की बात करोगे तो हमारी पृथ्वी ना 5 भागों में विभाजित की गई है। पहला है आपका स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा है आपका वायुमंडल, चौथा है आपका जैव मंडल और पांचवा है आपका परिणाम मंडल या गर्त।
ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं इन सबको एक एक करके। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थल मंडल क्या कहलाता है, कौन सा हिस्सा पृथ्वी का स्थल मंडल है, देख लीजिए। पृथ्वी के 29% भाग का स्थल मंडल भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। अगर आप पृथ्वी के कुल भाग को देखोगे तो 29% भाग पे स्थल मंडल आपका फैला हुआ है। इसके ऊपरी भाग को भूपटल कहते हैं, जिसका घनत्व 2.7 से लेकर 2.9 तक है। तो बच्चों इस स्थल मंडल का जो ऊपरी भाग है इसको भूपटल कहते हैं, जो कि आपका इसका जो घनत्व है वो 2.7 से लेकर 2.9 है। इसमें सिलिका चट्टानों की प्राधान्यता है। तो बच्चों इस भूपटल पे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, सिलिका की चट्टानें पाई जाती है। पृथ्वी की इस बाहरी परत या खोल को स्थल मंडल या लिथोस्फेयर कहते हैं। तो बच्चों ये जो पृथ्वी की बाहरी स्तर होती है इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, या फिर वो स्थल मंडल कहलाता है आपका, ठीक है। स्थल मंडल की औसत मोटाई 30 से 40 किलोमीटर तक है। तो बच्चों जो ये लिथोस्फेयर की औसत मोटाई है ना, ये 30 से 40 किलोमीटर तक है। अंततः इसे पृथ्वी की त्वचा के समान माना जाता है। तो बच्चों जैसे हम मनुष्य की त्वचा होती है, वैसे जो लिथोस्फेयर है वो हमारी पृथ्वी की त्वचा है, ठीक है। यह कठोर सतह है जो पृथ्वी के बाहरी ठोस धरातल का निर्माण करती है। बच्चों ये ना लिथोस्फेयर बहुत ही ज्यादा कठोर सतह है जो पृथ्वी के बाहरी ठोस धरातल का निर्माण करने में सहायता करती है। लिथो शब्द का अर्थ पत्थर होता है। बच्चों लिथो का मतलब क्या होता है, पत्थर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 14 करोड़ 80 लाख वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 29% है। तो इसका क्षेत्रफल आपका 29% है, ठीक है। इसका अधिकतर भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी मोटाई केवल 80 किलोमीटर है। इसमें सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। तो बच्चों देखिए जो हमारा लिथोस्फेयर है यानी स्थल मंडल है, इसका विभाजन आपके उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, ठीक है। और वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध की आप बात करोगे तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी फैलाव बहुत कम है और इसकी मोटाई भी बहुत कम है, जैसे कि 80 किलोमीटर है बस, ठीक है। और एक और चीज, स्थल मंडल में यानी लिथोस्फेयर में हमेशा परिवर्तन आते रहते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों अपने महाद्वीप की, ठीक है। तो देख लीजिए महाद्वीप क्या है आपका। देखिए समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशाल भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप क्या होता है, ये बड़े बड़े भूखंड होते हैं जो कि आपके समुद्र के ऊपर है, ठीक है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। अभी तक तो आप सब ये जान ही चुके होंगे कि हमारी पृथ्वी पे कितने महाद्वीप हैं, 7। उनका नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। जल का विशाल भाग इनको एक दूसरे से अलग करता है, पर ये 7 महाद्वीप एक दूसरे से अलग है और इनको अलग करने वाले कौन है, आपके महासागर, ठीक है। चलिए यूरेशिया 2 महाद्वीप, ठीक है। जो यूरेशिया है बच्चों वो 2 महाद्वीप यूरोप और एशिया का संयुक्त रूप है। मतलब यूरोप को एशिया से जब आप जोड़ोगे तो आपका यूरेशिया बनेगा, ठीक है। किन्हीं कारणों से इन्हें एक माना जाता है। बहुत से ऐसे कारण हैं जो हम यूरोप और एशिया को एक बोलते हैं यानी यूरेशिया बोलते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और हमारा जो भारत देश है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी प्रांत में स्थित है, ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों, देखिए आपके अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद बच्चों दूसरा महाद्वीप हमारा जो सबसे बड़ा है वो है आपका अफ्रीका। विषुवत रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका के मध्य से बच्चों हमारा विषुवत रेखा गुजरता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नाम से ही आपको पता चल रहा है, उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी अमेरिका आपका दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। छोटा होने के कारण कभी कभी इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए और क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, पर यह चारों ओर से बर्फ से आच्छादित है। यहाँ कुछ पक्षियों के अतिरिक्त कोई जीव या मनुष्य की आबादी नहीं पाई जाती है। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो हमारे दक्षिणी ध्रुव में, यहाँ पे मनुष्य बहुत कम रहते हैं, या कह लीजिए मनुष्य शायद रहते ही नहीं है, सिर्फ कुछ पशु पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों बारी आती है प्रायद्वीप की। अभी प्रायद्वीप क्या होता है देख लीजिए। समुद्र या किसी झील के आगे निकला हुआ स्थल भाग जो लगभग 3 ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। बच्चों प्रायद्वीप का मतलब होता है वो स्थल मंडल जो 3 तरफ से पानी से घिरा है और एक तरफ वो भूमि से घिरा है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि हमारा भारत का प्रायद्वीप, हमारा जो भारत का देश है ना बच्चों वो प्रायद्वीपीय देश है। भारत का नक्शा अगर आप देखोगे ना तो भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से वो हिमालय से है, ठीक है। इटली का प्रायद्वीपीय, ठीक है। इसके बाद बच्चों स्थलाकृतियां क्या होती है, देखिए स्थलाकृतियां क्या है आपकी। पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक समान नहीं है। इस अध्याय के शुरुआत में ही आपने पढ़ा था कि हमारा जो पृथ्वी का धरातल है ये हर जगह समान रूप से नहीं है, ठीक है। इसमें उबड़ खाबड़ दुर्गम स्थलाकृतियां हैं। तो उबड़ खाबड़ बहुत सारी कृतियां यहाँ पे बनी हुई है। उन कृतियों का नाम है आपका
मुख्यतः ये 3 भागों में विभाजित किए गए। उनका नाम है पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। तो बच्चों बारी आती है पर्वत की। पर्वत क्या है? देखिए, पर्वत उस भूखंड को कहते हैं जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। तो पर्वत का मतलब क्या है? वो भूखंड जो अपने आसपास के सारी चीजों से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है। ठीक है, यह बहुत ऊंची ऊंची कई पहाड़ियों का समूह होता है, लंबी श्रृंखलाओं के रूप में फैला होता है। देखिए, कभी भी कोई पहाड़ आपको अकेले नहीं मिलेगा, ये हमेशा एक श्रृंखला में होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम पर्वतों की श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, या पर्वत की श्रेणियां कहा जाता है। ठीक है, पर्वतों में प्रायः समांतर श्रेणियां पाई जाती हैं। और बच्चों एक और चीज, ये जो श्रेणियां होती है ना, एक बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि आपका हिमालय है, समांतर पर्वत श्रेणियों का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा पर्वतों को उनकी आयु के अनुसार युवा अथवा प्राचीन कहा जाता है। हमारे पर्वत भी ना बच्चों, आपके युवा पर्वत होते हैं और आपके ये प्राचीन पर्वत होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका अल्पास तथा हिमालय कौन सा पर्वत है? ये हमारे युवा पर्वत है। अब इस युवा पर्वत का मतलब नहीं कि कल ही पैदा हुए, नहीं, ये हजारों साल पहले पैदा हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये फिर भी नए हैं। तो अगर जो हजारों साल पहले पर्वत पैदा हुआ, जब हम उन्हें नया कह रहे हैं, तो पुराने कितने साल पुराने होंगे? ठीक है, चलिए देखिए, जबकि अरावली और एप्लेशियन प्राचीन पर्वत हैं। ठीक है, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 48 मीटर है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा कौन सा पर्वत है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट आपका हिमालय में है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो 8848 मीटर है। ठीक है, वर्षा से अपर्दन होने के कारण इन पर्वतों के शिखर गोलाकार हो गए। तो बच्चों देखिए, वर्षा से अपर्दन का कार्य होता है। अपर्दन का मतलब क्या है? मिट्टी का हटना। ठीक है, उसको हम अपर्दन यानी सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो पर्वत की शिखाएं हैं, जो पर्वत की शिखर माला है बच्चों, ये गोल शेप में आ गई है, गोलाकार शेप में आ गई है। ठीक है, मध्य एशिया में स्थित पामीर के पठार की घाट से पर्वत श्रृंखलाएं विभिन्न दिशाओं में फैली हुई है। तो इसका बच्चों सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका पामीर का पठार। ठीक है, चलिए अब ये तो सारी बातें हो गई हमारे पर्वत के बारे में। अब हमारा बच्चों पठार का कौन सा हिस्सा है? पठार क्या होता है? देखिए, पठार सामान्य रूप से उठे हुए उस भूभाग को कहते हैं जो ऊपर से लगभग समतल होते हैं तथा जिसके एक या अधिक किनारों का ढाल कभी कभी बिल्कुल खड़ा होता है। तो पठार क्या होता है बच्चों? ये जमीन से ऊंचाई पर होता है, लेकिन जो इनका ऊपरी हिस्सा होता है ना, ये समतल होता है, मतलब ये चपटे होते हैं। ठीक है, उनको टेबल की तरह कहा जाता है। ठीक है, ओके, और इनका जो किनारे वाला ढलान होता है, कभी कभी बहुत खड़े खड़े होते हैं। ठीक है, पठारों को टेबल लैंड अथवा मेज लैंड भी कहते हैं। अभी जैसे मैंने कहा था ना टेबल की तरह, तो इनको हम लोग टेबल लैंड या फिर मेज लैंड के नाम से भी जानते हैं। पर्वतों की भांति पठार भी नए एवं पुराने होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पर्वत पुराने पर्वत और नए पर्वत है, वैसे ही जो हमारे पठार होते हैं बच्चों, वो भी नए पठार और पुराने पठार होते हैं। नए पठार प्राचीन पठारों की तुलना में अच्छी स्थिति में होते हैं। अब जो नए पठार होते हैं उनकी स्थिति प्राचीनतम पठारों की तुलना में बहुत अधिक अच्छा होता है। ठीक है, प्राचीन पठार छोटे तथा ऊपरी परत खुरची हुई प्रतीत होती है। और ये क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि जो आपकी प्राचीन पठार होती है ना, इनकी जो ऊपरी परत होती है, ऐसा लगता है किसी ने इसको खुरच दिया है। ठीक है, भारत का दक्कन पठार तथा ब्राजील पठार प्राचीन पठारों के उदाहरण है। संसार के विशालतम एवं प्राचीनतम पठार ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के पठार है। तो जैसे हमारा भारत का डेक्कन प्लेटू है, जो दक्षिण का हमारा पठार है, और ब्राजील का पठार, ब्राजील देश जो कि आपके दक्षिणी अमेरिका में है, यह भी एक पठारिया देश है। ठीक है, ये सब ना के प्राचीन पठारों के उदाहरण है। वहीं पर अगर बच्चों आप देशों की बात करोगे, ठीक है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जो है, ये भी पठारिया देश है, जो कि बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा पुराने हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए, पठार कई वर्ग किलोमीटर तक फैले होते हैं। और पठार ऐसा नहीं कोई 1-2 किलोमीटर में फैला है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत मतलब बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार इसका अच्छा उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के पठार बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र वाले पठार हैं। ठीक है, चलिए अब मैदान के बारे में देखते हैं। मैदान क्या होता है हमारा? देखिए, समतल और निचला भूभाग मैदान कहलाता। मैदान का मतलब बच्चों जो समतल स्तर होता है उसका निचला भाग, उसी को हम मैदान कहते हैं। ठीक है, अधिकांश मैदान नदियों द्वारा बनाए गए हैं। और बच्चों हमारे पूरे विश्व में जितने भी मैदान हैं वो ज्यादातर आपके नदियों के बनाए गए हैं। ठीक है, नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से ढलानों की तरफ बहती हैं। ये तो आप जानते होंगे
कि नदियां जब पहाड़ों से उतरती हैं तो ये कहाँ, ये मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, ठीक है, और अपने साथ वो कंकड़, बालू, पत्थर, पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां, चिकनी मिट्टी तथा अन्य पदार्थों को अपने साथ बहाकर ले आती हैं। तो ये सारी चीजें जब नदियां बहती हैं पहाड़ों से, जब वो नीचे आती हैं तो अपने साथ वो लेके आती हैं, ठीक है। नदियां अपने मार्ग के दोनों ओर इन अपरदित पदार्थों का जमाव करती जाती है। आप जानते हैं कि नदियों के दो किनारे होते हैं, तो नदियां अपने दोनों किनारों पे इन सारी चीजों को जमा करते हुए जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार के जमाव से मैदान का निर्माण होता है। और बच्चों इसी प्रकार के जमाव से हमारे मैदान क्षेत्रों का निर्माण होता है। नदियों द्वारा बनाए गए सबसे बड़े मैदान एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में, अगर आप बात करोगे जो सबसे बड़े हमारे मैदान है बच्चों, तो वो हमारा एशिया में और उत्तरी अमेरिका में मौजूद है। भारत का उत्तर का मैदान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अब चलिए बच्चों बात करते हैं, स्थल मंडल तो हमने पढ़ लिया, लिथोस्फीयर पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे मंडल की, जिसका नाम है जल मंडल, ठीक है। तो देखिए जल मंडल में क्या है, पृथ्वी के 75% भाग पर जल फैला हुआ है। इसमें झीलें, सागर, नदियां, सागर, महासागर आदि सम्मिलित हैं। तो बच्चों हमारे पृथ्वी का 75% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, जिसमें सागर, महासागर, नदियां, झील इत्यादि सब कुछ शामिल है। महासागर, सागर, नदियां, झीलें तथा अन्य जल समूह मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें मिलकर, नदियां, झील, पॉन्ड्स, इसके अलावा बच्चों के सागर, महासागर, यही मिलकर हमारे जल मंडल का निर्माण करते हैं। जल की उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी एक अनूठा ग्रह है। धरातल के जल वाले भाग को जल मंडल कहते हैं, और इसी जल की वजह से हमारे पृथ्वी ग्रह को अनोखा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और बच्चों धरातल का जो जल वाला भाग होता है ना, उसी भाग को हम लोग जल मंडल कहते हैं, ठीक है। यह जल गैसों के ठंडा होने से बना है। और बच्चों ये जल कहाँ से बना है, जब गैस ठंडे हो गए तो वो जल में परिवर्तित हो गए। उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल एवं स्थल मंडल लगभग बराबर है। अगर आप उत्तरी गोलार्ध की बात करोगे तो जितना यहाँ पे जल मंडल है उतना ही आपका स्थल मंडल भी है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल स्थल मंडल से 15 गुना अधिक है। लेकिन वही दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों हमारा जो जल मंडल है ना, वो स्थल मंडल की तुलना में 15% ज्यादा है, ठीक है। सागर एवं महासागर के विशाल भंडार है, और हमारे पृथ्वी ग्रह पे हमारे पास बड़े बड़े जल के भंडार हैं, जिनका नाम सागर और महासागर है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, तो हमारी पृथ्वी में बच्चों कितने महासागर है, 5 महासागर है। उनका नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव सागर तथा दक्षिणी ध्रुव सागर, ठीक है। इसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और हिंद महासागर आपका सबसे छोटा महासागर है। तो चलिए अब इन महासागरों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। तो देख लीजिए प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ये सबसे बड़ा महासागर और सबसे ज्यादा गहराई वाला महासागर है। इसका क्षेत्रफल 1,65,384 वर्ग किलोमीटर है। ये इसके क्षेत्रफल की लंबाई है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना खाई 1,10,022 मीटर प्रशांत महासागर में स्थित है। बच्चों पृथ्वी का जो हमारा सबसे ज्यादा गहराई वाला भाग है, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच, ये आपके प्रशांत महासागर में ही है, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसके बाद प्रशांत महासागर के बाद दूसरा हमारा महासागर है, जिसका नाम है हमारा अटलांटिक महासागर यानी उत्तरी ध्रुव महासागर। यह दूसरा सबसे विशाल महासागर है। इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर के बाद दूसरा विशाल महासागर है। इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका है, इसके दक्षिण में इसके पश्चिम तरफ है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्व की दिशा में इसका यूरोप है और अफ्रीका महाद्वीप आपके स्थित हैं। फिर बात करते हैं बच्चों हमारे हिंद महासागर की, ठीक है। तो देखिए हिंद महासागर क्या है, इस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर पड़ा है। यह महासागर 3 ओर से स्थल को घेरे हुए है। इसके उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। बच्चों हिंद महासागर का नाम हमारे भारत देश के हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, ठीक है। और ये जो महासागर है ना, ये तीनों तरफ से स्थल को घेरे हुए है। कैसे, इसके उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप है, इसके पूर्वी दिशा में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और पश्चिम की दिशा में अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। चलिए अब आर्कटिक महासागर की बात करते हैं, चौथा महासागर। देखिए यह संसार का चौथा महासागर है जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ है, उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है। अत्यधिक सर्दी के कारण इसका अधिकांश भाग बर्फ से आच्छादित रहता है। इस कारण यह व्यापार के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। आर्कटिक महासागर जो है बच्चों, ये हमारे पृथ्वी का चौथा महासागर है, लेकिन बर्फ जमी होने की वजह से ये किसी भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों हमारे अगले महासागर, 5वें महासागर की, जिसका नाम है दक्षिणी ध्रुव सागर, ठीक है।
ये देखिए क्या है, ये महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसके चारों तरफ ये फैला हुआ है, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव सागर का एक और नाम है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है बच्चों, अब हमारा तीसरा मंडल है हमारा वायुमंडल। तो चलिए अब हम अपने वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। वायुमंडल हमारा क्या है देख लीजिए। देखिए, पृथ्वी के धरातल के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसों का विशाल आवरण है, जो लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, उसे वायुमंडल कहते हैं। तो बच्चों, जो हमारा वायुमंडल है ना, इसमें ऐसी गैसें हैं जो कि रंग विहीन है, गंधहीन और स्वादहीन है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर तक ऊंचाई पर है, और उसी पूरे क्षेत्र को हम वायुमंडल कहते हैं। वास्तव में वायुमंडल की 97% वायु धरातल के निकट ही है। बच्चों, जो ये हमारा पूरा वायुमंडल है ना, इसका जो वायु धरातल है 97% ये हमारे पास ही है, मतलब हमारे स्थल मंडल के पास है। वायुमंडल में ऊंचाई पर यह विरल हो जाती है, और जैसे ही जैसे आप लोग वायुमंडल में ऊंचा उठते जाएंगे ना, तो ये और ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर ये इतनी विरल हो जाती है कि वायुमंडल और वायु विहीन वायु अंतरिक्ष के बीच कोई आपको स्पष्ट सीमा दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगर आप वायुमंडल के संरक्षण की बात करेंगे, मतलब संरचना, ये बना कैसे है, तो ये देखिए बच्चों, इसमें कौन कौन सी गैसें और ये कैसे बनी है। वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण होता है, परंतु बच्चों देखिए, हमारे जो वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमुख गैस है वो है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, और बच्चों अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हिस्से की बात करोगे हमारे वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन 78% है और आपका ऑक्सीजन जो है 21% है। ठीक है, शेष 1% में, और जो बचता आपका सिर्फ 1% है, उसमें बच्चों हमारे अन्य गैस हैं, जैसे कि हमारा आर्गन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ओजोन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पर्यावरण के भौतिक अंगों में वायुमंडल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखोगे तो वायुमंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये पृथ्वी के चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, इसमें प्रतिशत परिवर्तन होते रहता है। बच्चों, इसमें जो प्रतिशत ये वायुमंडल है, इसमें हर क्षण कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तापमान, वायुदाब, वर्षा आदि ऐसे भौतिक कारक हैं जो केवल दिन रात में ही नहीं अपितु हर क्षण बदलते रहते हैं। तो बच्चों, ये वो सारे कारक हैं जो हर क्षण बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय अचानक से कभी तूफान आ जाता है, तो कभी भारी बारिश होती है। तो वहीं पे आप जब देखोगे जब भारी बारिश हो रही है तो आपके तापमान में गिरावट आ जाती है। तो कभी कभी बच्चों हमारा वायुमंडल बहुत ज्यादा शांत रहता है, कभी कभी बहुत तेज आंधियां आती हैं। ठीक है, अगर आप वायुमंडल के स्तर के बारे में देखोगे तो हमारा वायुमंडल ना 4 स्तरों में विभाजित है। ठीक है, तो पहला है बच्चों हमारा परिवर्तन या अधोमंडल। ठीक है, परिवर्तन या अधोमंडल, ये देखिए, ये जो बच्चों ये धरातल से नहीं 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और बच्चों इसमें ना प्रत्येक 165 मीटर की एक ऊंचाई पर, ठीक है, मतलब इसकी जो अधोमंडल है इसमें हर 165 मीटर के बाद आपका 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, मतलब इस अधोमंडल में बच्चों जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, तो जैसे आप 165 मीटर पार करोगे तो आपको 1 डिग्री तापमान आपको कम मिलेगा। ठीक है, इस भाग में बच्चों आपका तूफान, आंधी, वर्षा आदि आता रहता है। ठीक है, और यहीं पे आपके मौसमी परिवर्तन होते हैं। दूसरा है आपका बच्चों समताप मंडल। अब ये समताप मंडल क्या होता है देख लीजिए। समताप मंडल की जो लंबाई होती है हमारे वायुमंडल में वो 12 से लेके 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर हमारा समताप मंडल है। ठीक है, इस पूरे भाग को वायुमंडल के हम लोग समताप मंडल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस भाग में जो तापमान है ना वो हमेशा एक बराबर रहता है, यहाँ पे कभी भी आंधी तूफान आपको नहीं मिलेगा। फिर तीसरा है बच्चों आपका ओजोन मंडल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये ओजोन का है। ठीक है, ओजोन मंडल की जो लंबाई ऊंचाई होती है वायुमंडल में वो 32 से 80 किलोमीटर तक की है। ठीक है, इसे हम ओजोन मंडल कहते हैं। इस भाग में बच्चों हमारा ओजोन गैस मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, और यही वो मंडल है बच्चों जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को ये सोख लेती हैं और हम पृथ्वीवासियों तक ये आने नहीं देती हैं। इसके बाद बच्चों बारी आती है आपका आयन मंडल की। ठीक है, तो आयन मंडल क्या होता है देख लीजिए। इसकी जो लंबाई होती है हमारे वायुमंडल में वो है 80 से 660
640 किलोमीटर तक, ठीक है, इसकी ये लंबाई होती है। और इस लंबाई वाले क्षेत्र को वायुमंडल के हम लोग आयन मंडल कहते हैं। इसमें बच्चों रेडियो की तरंगे पाई जाती हैं, जो हमारे हम लोग रेडियो सुनते हैं ना, ये वो तरंगे इसी मंडल में पाई जाती हैं। अब बच्चों हमारा जो चौथा मुख्य मंडल है उसका नाम है आपका जैव मंडल। अब ये जैव मंडल क्या है देख लीजिए, वैसे नाम से ही पता चल रहा है जीवित जंतुओं का है, ठीक है। देख लीजिए, भूतल वो उसके पर्यावरण में रहने वाले समस्त जीवित प्राणी। देखिए बच्चों, भूतल में और पर्यावरण में जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो, कीटाणु, सूक्ष्म जीवियां, मछलियां तथा पेड़ पौधे आदि हो, इनके निवास क्षेत्र को हम लोग जैव मंडल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर बच्चों जो जैव मंडल की रचना है ना, पृथ्वी पर हमारे जैव मंडल की रचना स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के संयोग से हुई है। जब हमारे पृथ्वी पे स्थल, जल और वायुमंडल तीनों आ गए थे, तब आपका जैव मंडल यहाँ पे आया था, ठीक है। जैव मंडल में बच्चों जीवों का जो आकार होता है ना, ये सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशालकाय सील और व्हेल मछलियों तथा कवकों से लेकर बरगद के विशालकाय वृक्ष तक है। देखा आपने कितनी ज्यादा, मतलब हमारे इस जैव मंडल में एक आपके इतने छोटे से जानवर से लेकर व्हेल मछली तक पाए जाते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधों एवं जीवों को दो भागों में विभाजित किया है। बच्चों जो पेड़ पौधे और जीव है ना, इनको हमारे वैज्ञानिकों ने दो भागों में विभाजित कर दिया है, वनस्पति जगत और प्राणी जगत, ठीक है। समस्त जीवधारी जीवन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। बच्चों जितने भी हम लोग समस्त जीवधारी हैं, वो हम अपने जीवन जीने के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं, ठीक है। और देखिए, जीव जंतु ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपने आवास को भी परिवर्तित या कर लेते हैं, परंतु पेड़ पौधे अपने आवास को तो छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, ठीक है। अब बच्चों हमारा आखिरी आता है पांचवा मंडल, जिसका नाम है परिणाम मंडल या गर्त। ये क्या होता है? पृथ्वी के भीतरी भाग को जो किसी ने नहीं देखा, परिणाम मंडल कहलाता है। बच्चों ये जैव मंडल तक तो हमें सब दिखता है, लेकिन परिणाम मंडल या गर्त वो मंडल होता है हमारे पृथ्वी का जो कोई नहीं देख पाया है, ठीक है, उसी को कहा जाता है परिणाम मंडल। यहाँ पे बच्चों ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाले लावा का अध्ययन करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि गर्त में पाए जाने पदार्थ भारी हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो ज्वालामुखी से जो भी पदार्थ बाहर निकलते हैं, जब उनका हमारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, तब उन्होंने पाया कि ये पदार्थ बहुत ज्यादा भारी होते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? जैसे कि आपका निक्कल और लोहा। निक्कल और लोहा आपके जमीन के अंदर से निकलते हैं, बहुत ज्यादा आपके भारी होते हैं। गर्त में पदार्थ गर्म और पिघली अवस्था में होते हैं, पर गर्त में हमारी पृथ्वी इतनी गर्म होती है कि ये सब हमारे पिघली हुई अवस्था में हमें मिलते हैं। यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य है, देख लीजिए क्या है। प्रशांत महासागर का नामकरण फर्दिनांड मैगलन ने किया था। देखिए, प्रशांत महासागर को नाम किसने दिया था? फर्दिनांड मैगलन ने दिया था, ठीक है। विश्व यात्रा के दौरान जब वो प्रशांत सागर में था, तो इसकी शांत प्रवृत्ति को देखकर उसने इसे प्रशांत कहा था, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आइए देखिए हमने इस पूरे अध्याय में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा है सबसे पहले तो ये हमारी पृथ्वी का आकार कौन सा है? गोलाकार है, ठीक है। अब बनावट की दृष्टि से हमारी पृथ्वी को हम लोगों ने 5 परिमंडलों में विभाजित किया है। उन पांचों का नाम है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल और परिणाम मंडल, या जिसे हम गर्त भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि यूरोप और एशिया महाद्वीप को हम लोग यूरेशिया के नाम से जानते हैं। विशाल जलाशय महासागर कहलाते हैं। प्रशांत महासागर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, और सबसे ज्यादा गहरा भी है। इसके अलावा बच्चों और हमने क्या पढ़ा है? हमने ये भी पढ़ा है इसमें, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना खाई है, जिसकी मरियाना खाई जो है, जो कि 1,10,022 मीटर पर है, और ये आपका प्रशांत महासागर में है। वायुमंडल में 78% कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है, और 21% आपका ऑक्सीजन है, और 1% में अन्य सारी गैसें हमारी पाई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि हमारा जो वायुमंडल है वो भी 4 भागों में विभाजित है, अधोमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल, ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों हमारा जो पृथ्वी का गर्त है, इसके अंदर भारी पदार्थ हमें मिलते हैं, पर जैसे लोहा और निक्कल, पर ये पृथ्वी के गर्त में पिघली हुई अवस्था में होते हैं। अब बच्चों अगर हम आयन मंडल की बात करें तो देखिए 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका पूरा का पूरा अभ्यास कार्य पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ, और मैं मिलूंगी अब आप सभी से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।
तो देखा बच्चों आपने कि किस तरीके से हमने समझा कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, जिसके ऊपर अभी हम खड़े हैं, मैं बैठी हुई हूँ, आप खड़े होंगे, शायद बैठे होंगे, ये सारी चीजें, और इस पृथ्वी को हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या कैटेगरीज है। अगर हम पृथ्वी को ध्यान से देखें तो हमारे पास थल मंडल है, हमारे पास जल मंडल है, हमारे पास वायुमंडल है, जैव मंडल है और परिमाण मंडल है। और किस तरीके से हमारी एक्सपर्ट ने इन सारी चीजों को हमें डिटेल में समझाया, वो तो बहुत ही लाजवाब था। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा और आपको क्लैरिफिकेशन भी मिली होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।